सातारा के रास्ते पर हमारी सरकारी बस बंद पड़ गई थी। सारे पैसेंजर पीछे से आने वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब पैसेंजर एक साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए वक्त गुजारने के लिए आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते बात कब किससे कहानियों तक चली गई किसी को पता ही नहीं चला। फिर लोग अपने साथ बीती अजीबोगरीब घटनाओं को बताने लगे। उस वक्त हमारे साथ बैठे एक महाशय ने हमें उनकी साथ घटी एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी। उसी साल में रेलवे से रिटायर हुआ था। नौकरी में होते हुए मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दे पाया। इसीलिए इस बार मैंने उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने का निर्णय लिया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बड़े से गांव में एक बड़ा सा मकान लेने का निर्णय लिया। मेरे साले साहब ने अपनी जान पहचान से मुझे मेरे लायक एक घर ढूंढ कर दिया। वहां सब कुछ ठीक था। बस एक छोटी सी अड़चन थी कि वो मकान गांव में नहीं था बल्कि गांव से बाहर था। लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि वहां से जल्द ही एक सरकारी बस शुरू होने वाली है। बाकी वहां जरूरत की सारी सुविधाएं थी। इसलिए हमने बिना किसी विरोध के उस मकान को खरीद लिया। हम जब वहां रहने चले गए थे तब गर्मियों का मौसम था। बच्चों के स्कूल शुरू होने में बस 1-2 हफ्ते बाकी थे। हम सब वहां घुल मिल गए थे। उस वक्त मेरा बेटा मोहन 10 या 12 साल का था और मेरी बेटी शकू उससे 2 साल छोटी थी। उसी साल शकू के स्कूल ने उसे स्कूल से आने जाने के लिए बस की सुविधा शुरू कर दी थी। इसलिए उसके स्कूल आने जाने का सवाल अपने आप ही हल हो चुका था। बाकी रही मोहन की बात, तो मैंने मोहन के आने जाने के लिए उसे एक छोटी सी साइकिल खरीद कर दे दी। साइकिल को पाकर मोहन भी बहुत ज्यादा खुश था। नौकरी से रिटायर होने के बाद मुझे करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। इसलिए मैंने धीरे धीरे मेरे घर के आसपास बगीचा बना लिया। मेरा ज्यादातर समय उसी बगीचे में गुजर जाता था। कभी कभार ही दोस्तों से मिलना या घर से बाहर जाना होता था। अगले 2-3 महीनों में ही हम सभी उस नए वातावरण में घुल मिल गए थे। उस नए घर में हमने हमारी पहली दिवाली मनाई। दिवाली की छुट्टियां खत्म होकर फिर से बच्चों के स्कूल शुरू हो गए थे और ये तब की बात है जब हमारे साथ कुछ अजीब होने वाला था। इतने महीनों में मोहन को आसपास के सभी छोटे बड़े रास्तों के बारे में मालूम हो गया था। मोहन उन्हीं रास्तों के बीच से एक छोटे कच्चे रास्ते से स्कूल आया जाया करता था। उस रास्ते पर घने और बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ थे और उन्हीं पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा घर था। उसे घर कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढेर लगा था। वहां उस घर की सिर्फ एक दीवार बची थी, वो भी सामने की दीवार, और उसी टूटी दीवार को एक चौखट थी। दीवार के दोनों तरफ ऊंची घनी घास उगी हुई थी। उस जंगल जैसी जगह पर झाड़ियों में किसी इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। वहां जाने पर सब कुछ उदास उदास लगता था। उन दिनों ठंड का मौसम शुरू हो गया था, इसलिए बच्चों को स्कूल से घर आते आते अंधेरा पड़ जाता था। उस दिन मैं किसी कारण से घर पर ही था। मैं खिड़की में खड़ा होकर बाहर फैलते अंधेरे को देख रहा था कि तभी मुझे दूर रास्ते पर मोहन घर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था, इसलिए घर आते ही मैंने उससे इस बारे में बात करने का सोचा। वो घर के पास आते ही साइकिल को दूर फेंकते हुए भागकर अपने कमरे में चला गया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, चेहरा भी पसीने से भरा हुआ लग रहा था। मैं जब उसके कमरे के पास गया तो वो हाँफते हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ मोहन, इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने कांपती आवाज में जवाब दिया,
अप्पा, अप्पा, उस उस टूटे घर के पास कोई कोई है। उस वक्त मुझे उसका कोई है ये कहना थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछा, कोई है मतलब क्या है? कोई जानवर है, कोई इंसान है? उसने आगे कहा, नहीं अप्पा, जब मैं वहां से गुजर रहा था ना, तब वहां कोई कोई रो रहा था। हमारे घर से उस मेन रोड तक कोई भी बस्ती नहीं थी, कोई भी घर नहीं था, वहां कोई भी रहता नहीं था। इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने फिर उससे पूछा, मतलब क्या तूने देखा? मतलब कौन था वहां? उसने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, नहीं अप्पा, लेकिन वो किसी छोटे बच्चे की आवाज थी। वो सब कुछ मुझे बताते हुए मोहन का चेहरा बहुत घबराया हुआ था। मुझे लगा कि अब वो रोने वाला है, क्योंकि मोहन बहुत ही नरम दिल और मासूम था। घर में किसी को जरा सा कुछ हो जाता तो सबसे पहले मोहन रोने लगता था। इसलिए मुझे लगा कि शायद उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी होगी और वो बात उसके दिल को लग गई होगी। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा, अरे बेटा, कोई बच्चा रास्ता भूल गया होगा। देखो, तुम शांत हो जाओ, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी तरह उसे समझाया और शांत किया। लेकिन ये सब कुछ यहीं पर नहीं रुका। दूसरे दिन मैं किसी काम से शहर गया हुआ था। रात करीब 7 या 7:30 बजे मैं घर लौट आया। घर में आते ही देखा कि घर में सब भाग दौड़ शुरू थी। सब परेशान थे। सुशीला मतलब मेरी पत्नी घर आते ही रोते हुए मुझ पर चिल्लाने लगी, इतनी देर से कहां गए थे तुम? हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने उसे शांत करते हुए पूछा, हाँ हाँ, पर हुआ क्या है? उसने रोते रोते जवाब दिया, क्या हुआ है मतलब? ये मोहन की हालत देखो। इसे अचानक से इतना तेज बुखार आया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से स्कूल से वापस आया है तब से तुम्हारे नाम की रट लगाए बैठा है। सुशीला की बात सुनकर मैं मोहन के कमरे में चला गया। मोहन अपनी खाट पर शांत लेटा हुआ था। उसके सर पर कपड़े की पट्टी रखी हुई थी। उस कमरे में जाते ही मुझे अचानक से सब कुछ एकदम से उदास लगने लगा। मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे जरा कुछ हो जाता तो मैं भी बेचैन हो जाता था। मैं पास से एक कुर्सी को लेकर उसके पास बैठ गया। वहां बैठते ही मैंने मोहन के सर को हाथ लगाकर देखा। उसे बहुत ही ज्यादा बुखार था। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखें हाथ पैर नरम पड़ चुके थे। मेरा स्पर्श होते ही मोहन ने अपनी आंखें खोली। मुझे देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, अप्पा। मैंने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं आ गया हूं। उस वक्त उसने फिर वही बात दोहराई, अप्पा, उस घर के पास कोई बच्चा है। मैंने सुशीला को देखते हुए अपनी बेटी को बाहर ले जाने को कहा और उसे समझाते हुए शांत करने लगा। मोहन, देखो, अब उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तुम जब पूरी तरह से ठीक हो जाओगे ना, तब हम दोनों वहां जाकर देखेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। मैं उसे समझा रहा था, लेकिन मेरी बात की तरफ उसका जरा सा भी ध्यान नहीं था। वो किसी सोच में खोया हुआ वही सब बड़बड़ा रहा था। अप्पा, वो बच्चा बार बार अपनी माँ को पुकार रहा था। बार बार ये कह रहा था कि माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। माँ, खोलो ना दरवाजा। ये बात कहते वक्त मोहन इतना दुखी हो गया था कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगी थी।
मुझे डर था कि कहीं इस बात का उसके दिमाग पर कोई बुरा असर न पड़ जाए, इसलिए मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा, मोहन तुम चिंता मत करो, मैं जाकर देख आऊंगा कि वहां क्या है, फिर तो ठीक है ना। मेरी बात को सुनकर उसने अगला सवाल किया, "हाँ, अप्पा आज रात जाओगे ना?" मैं उसका सवाल सुनकर हैरान था, लेकिन तसल्ली के लिए मैंने कहा, हाँ आज रात ही जाऊंगा। मैं सोचने लगा था कि बच्चे कितनी जल्दी बड़ों की बात पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। मैंने अगर ये वादा किसी और से किया होता तो आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन अगर मैं वास्तव में उस रात वहां नहीं गया होता तो अगले दिन मैं मोहन से आंख तक नहीं मिला पाता। मैं लगभग रात 10:30 बजे ठंड में घर से बाहर निकल पड़ा। मेरे एक हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च थी तो दूसरे हाथ में एक छड़ी थी। जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो रात के 11 बज चुके थे। आधी रात में टॉर्च के उजाले में वो नजारा देखने लायक था। उस वातावरण में एक तरह की उदासी थी, डर था। मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन एक तरह की बेचैनी को महसूस करने लगा था। मैंने टॉर्च की लाइट को उस दीवार और उस चौखट के ऊपर घुमाया। कभी लोगों से गुलजार रहने वाली इस जगह की सुनसान बेजान हालत दिल दहला देने वाली थी। दूर कहीं झाड़ियों से झिंगुरों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मेरे आसपास बहुत गहरा सन्नाटा था। मैंने उस चौखट के अंदर कदम रखा। अंदर और बाहर इन शब्दों का वहां कोई मतलब ही नहीं था। दोनों तरफ सब कुछ वीरान और सुनसान था। बीच में खड़ी थी तो सिर्फ वो एक दीवार। मैं उस दीवार के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर वापस सड़क पर आ गया। हालांकि मुझे यकीन था कि वहां कुछ भी अजीब नहीं होगा, पर मुझे और अधिक अच्छा महसूस हुआ जब सब कुछ वैसा रहा जैसे मैंने सोचा था। मैं टॉर्च लेकर अपने घर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसी क्षण मैंने अपने पीछे एक लंबी आह सुनी। उस आवाज को सुनते ही मैं घबराकर एक जोर की छलांग लगाकर उस घर से दूर चला गया और सभी दिशाओं में टॉर्च की रोशनी को बिखेर कर यहां वहां देखने लगा। वहां पर कुछ भी नहीं था और फिर उसके अगले ही पल मैंने एक गहरी सांस को अपने बहुत करीब महसूस किया। मैं 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर एक आवाज के साथ वो गहरा सन्नाटा टूट गया। दारू उघडणं मी आलोय गाई। ये शब्द एक बच्चे के थे। कैसी चाहत! उस आवाज में महसूस हो रही निराशा मेरे मन को काट रही थी, लेकिन वह अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये जानकर मैंने पागलों की तरह यहां वहां टॉर्च को घुमाया, लेकिन फिर से मुझे उस छोटे बच्चे की आवाज मेरे कानों में सुनाई दी। आई ग आई दारू उघडणं गाई मी आलोय। आई बघ ना मी आलोय। कोई बच्चा अपनी माँ से दरवाजा खोलने के लिए गुहार लगा रहा था, अपनी माँ से अनुरोध कर रहा था। वो अपनी माँ से ये कह रहा था कि माँ मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो ना, देखो मैं आ गया हूं। एक बार फिर से वही अनुरोध, और फिर वो आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। कभी फिर हिचक हिचक के रोने की आवाज सुनाई देती थी, फिर से वही शब्द सुनाई देते, और फिर से सब कुछ शांत हो जाता। कभी लगता
कि वो अनुरोध कर रहा बच्चा दरवाजे के सामने खड़ा है और अंदर जाने के लिए बेचैन है। तो कभी लगता कि जैसे वो दरवाजे के पास बैठकर बातें कर रहा है, लेकिन शब्द वही थे, मां दरवाजा खोलो, मां मैं आ गया हूं। मैं हैरान होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। मेरे मन में जो डर था वो कब का खत्म हो चुका था। उस आवाज को सुनकर अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी पुकार सुनकर मेरा मन दुखी हो गया था। न जाने कौन सा नन्हा बच्चा, न जाने कैसे दर्द के चक्रव्यूह में फंस गया था। न जाने किसने उस नन्हे बच्चे को दरवाजे के बाहर खड़ा किया था। और अब वो जिस समय में जिस दरवाजे से अंदर जाना चाहता था, वो समय, वो दरवाजा इस दुनिया में नहीं था। करीब 15 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। वो पुकार, वो रोने की आवाजें मुझे सुनाई देती रही और फिर हताश होकर एक चीख पुकार के साथ वो आवाज आनी बंद हो गई। मैं परेशान था। आवाज बंद होने के बाद भी काफी देर तक मैं उस आवाज के इंतजार में वहीं पर खड़ा था, लेकिन अब हर तरफ बस सन्नाटा था। जब मैं घर लौटा तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उस तड़पती आत्मा की मदद के लिए मैं क्या कर सकता हूं। जैसे ही मैं घर आया, सुशीला ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी देर से कहां था। मैंने सोचा कि क्या मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बात का उसके दिमाग पर क्या असर होगा। मैंने बस उससे एक झूठा वादा किया कि मैं उसे सब कुछ कल बताऊंगा। उस पूरी रात हम दोनों एक एक कर मोहन का ख्याल रख रहे थे। सुबह डॉक्टर घर आकर मोहन की जांच कर कर वापस चले गए। पूरी जांच के बाद भी उन्हें बुखार के कोई लक्षण नहीं मिले। इसलिए अगले दिन मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला किया। रात भर मोहन चैन की नींद नहीं सो पाया। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। फिर सुबह की ठंड ने उसके बुखार को कुछ कम कर दिया और तब जाकर वो सो गया। सुबह नींद से जागने के बाद अपने कमरे में मुझे अकेला देखकर उसने मुझे अपेक्षित प्रश्न पूछा, अप्पा आप गए थे वहां? मैंने हां में सिर हिलाया। उसने मुझसे अगला सवाल किया, क्या आपने वो आवाज सुनी? मैंने फिर से हां में सर हिलाया। गनीमत रही कि डॉक्टर साहब उसी समय अंदर आ गए और उन्हें आता देख मोहन शांत हो गया। उसने आगे मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैं उसके सवालों से बच गया था, क्योंकि मोहन ने आगे और कुछ भी पूछा होता तो शायद मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। डॉक्टर जैसे ही उसे देखकर बाहर आ गए, मैं उनके साथ आंगन में चला गया और सबसे पहले उन्हें मोहन के साथ घटी घटना के बारे में बताया और उसके बाद कैसे मोहन ने मुझे वहां जाने की जिद की वो भी बताया। डॉक्टर साहब ने बस यही कहा, तो आपने जाने के लिए हाँ कहा था ना? मतलब ऐसे समय में हमें बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। पता नहीं किस बात को दिल पर ले ले। मैंने गहरी सांस लेते हुए उनसे कहा, हाँ मैंने हाँ कहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि उस रात यानी कल रात में वहां गया भी था। शायद उन्हें मुझसे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने का मौका दिए बिना मैंने अपना बोलना जारी रखा और रात के अपने अनुभव के बारे में उन्हें शुरू से आखिर तक सब कुछ बताया। डॉक्टर साहब हैरान होकर मुझे देख रहे थे। लेकिन ये कैसे संभव है? मतलब एक बच्चे के लिए ऐसी बातों पर विश्वास करना एक अलग बात है, और हम जैसे बड़े लोग अगर ऐसी बातों पर विश्वास करने लगे तो बहुत अजीब लगता है।
मैंने डॉक्टर साहब से कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो मैंने खुद अपने कानों से सुना है उस पर विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने मुझे समझाते हुए कहा, देखिए, हमारी इंद्रियां अक्सर हमें धोखा देती है। जैसे कई बार हम एक स्पष्ट नाम को सुनते हैं, लगता है कि किसी ने हमें पुकारा है, और जब हम अपने आसपास खड़े इंसान से पूछते हैं कि आपने मुझे पुकारा, तब वो कहते हैं कि नहीं, और हम चौंक जाते हैं, क्योंकि सच में हमें किसी ने भी पुकारा नहीं होता। कई बार हमारी आंखें तक हमें धोखा देती है। मैंने अपने आसपास देखते हुए डॉक्टर साहब की बात का जवाब दिया, लेकिन डॉक्टर, धोखा एक बार होता तो समझ सकते हैं, पर मैं वहां 15 से 20 मिनट तक खड़ा था। इतनी देर तक भ्रम होना कैसे संभव है? आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? डॉक्टर साहब ने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे दिलासा देते हुए कहा, मुझे एक ही उपाय दिखाई देता है। मैं आज शाम को फिर से मोहन से मिलने आता हूं। थोड़ी देर हो जाएगी, पर जरूर आ जाऊंगा। फिर देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। मैंने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, जी जरूर। आप एक काम कीजिए, आपका सारा काम खत्म कर रात खाने के लिए आप यहीं आ जाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। उन्होंने थोड़ा हाँ ना करते हुए निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। रात को डॉक्टर को घर आता देख सुशीला थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैंने ही उन्हें खाने पर निमंत्रण दिया है। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर ने फिर से मोहन की अच्छी तरह से जांच की और उसकी दवा में कुछ बदलाव किए। उसे अच्छे से नींद आने के लिए उसे नींद की गोली दी गई। हमने रात 10 बजे खाना खत्म किया और फिर थोड़ी बातचीत कर लगभग 11:30 बजे हम घर से निकल पड़े। घर से बाहर जाते ही हमें ठंड लगने लगी थी, इसलिए शरीर को थोड़ा गर्म करने के लिए हम थोड़ा तेज चलने लगे। हमने अपने साथ 2 बड़े टॉर्च लिए थे। हमारे चारों तरफ काली गहरी रात की स्याही फैली हुई थी। उस घने अंधेरे में हम टॉर्च की रोशनी में उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। जब हम उस घर के पास पहुंचे तब लगभग 12 बज चुके थे। टॉर्च लेकर डॉक्टर साहब ने दीवार के आगे पीछे हर तरफ ठीक से देखा। घास और पेड़ों की सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। झिंगुरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, बाकी सब कुछ एकदम शांत था। चारों ओर ध्यान से देखने और यह सुनिश्चित करने के बाद डॉक्टर साहब ने उस चौखट के दोनों ओर टॉर्च को जलाकर रख दिया और उस दीवार को फिर से एक चक्कर लगाकर वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। हम दोनों भी थोड़ा अंधेरे में खड़े थे। उन्होंने दीवार की ओर देखते हुए अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और पैंट की जेब से माचिस निकालकर तीली जलाई। वो सिगरेट को जला पाते तभी हमें दरवाजे के पास से वो आवाज सुनाई दी, दारू गडना मी आलोय गाई। उस आवाज को सुनकर डॉक्टर साहब किसी पुतले की तरह जम गए। मुंह में सिगरेट वैसी की वैसी थी। हालांकि मुझे ऐसी आवाज की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी मैं भी चौंक गया। डॉक्टर साहब ने दोनों हाथों के बीच पकड़ी माचिस की तीली अब भी जल रही थी। उस माचिस की आग की रोशनी में मैं उनके चेहरे के बदले हुए भाव को साफ साफ देख पा रहा था। माचिस की तीली को वहीं पर फेंक कर वो उस चौखट के पास चले गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक कल की तरह वो बच्चा आज भी धीमी आवाज में अपनी मां को पुकार रहा था। वो अपनी मां को दरवाजा खोलने के लिए अनुरोध कर रहा था। बीच में डॉक्टर साहब ने
एक दो बार बड़ी आवाज में उसे पुकार कर देखा। कौन है? कौन है वहां? लेकिन वहां जो भी था उसे मानो हमने दी आवाज, हमारी सृष्टि, उस टॉर्च की रोशनी से कोई मतलब ही नहीं था। वो अब भी उसी तरह से अपनी मां को पुकार रहा था। और उसी बीच हमें दरवाजे पर थपथपाने जैसी आवाज भी सुनाई दी। बच्चे की पुकार में इतना दर्द था कि मुझसे वो सुना तक नहीं जा रहा था। ठीक कल की तरह ही कुछ वक्त बाद वो आवाजें धीमी होती चली गई और फिर अचानक से बंद हो गई। डॉक्टर साहब से अब पूछने की जरूरत ही नहीं थी कि उनका मेरी बातों पर विश्वास है या नहीं। उनका चेहरा ही सब कुछ बता रहा था। जब तक हम घर पहुंचे तब तक आधी रात हो चुकी थी। सुशीला अब भी जाग रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं इस बारे में किसी से भी बात नहीं करूंगा। हमारे घर जाते ही सुशीला बार बार हमसे ये पूछने लगी कि इतनी रात को हम दोनों कहां गए थे। उसकी जिद के कारण आखिरकार मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। वो सब कुछ सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके बाद जो उसने कहा वो सुनकर मैं सुन्न रह गया। उसने कहा कि कल रात मुझे ले चलो वहां। मैंने घबराकर उससे कहा, इसका क्या मतलब है? आधी रात में तुम कैसे आ सकती हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाने वाला। लेकिन उसने ठान ही लिया था कि उसे वहां जाना ही है। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मोहन मेरा भी बेटा है और मैं मोहन के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। आप नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी वो बात सुनकर मैं चुपचाप मोहन के पास जाकर बैठ गया। उससे क्या कहूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले दिन भी मोहन की हालत में सुधार नहीं था। मैं मोहन से इस विषय में बात नहीं करना चाहता था। मैं उस बात को टाल रहा था, लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखता था मुझे वही सवाल दिखाई देता कि क्या आप वहां गए थे? डॉक्टर साहब ने भी जाते वक्त बस इतना ही कहा। कल के अनुभव के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मुझे लगता है कि हमने वहां जो भी सुना था वो कभी किसी समय में वहां बीत चुका है। शायद वो भावनाएं, वो इच्छाएं इतनी गहरी, इतनी चरम रही थी कि आसपास की प्रकृति पर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी है। और अब यही प्रकृति उसे किसी चक्र की तरह बार बार दोहरा रही है। हमने उस विषय पर बहुत देर तक चर्चा की, लेकिन कुछ भी उपाय नहीं निकला। पहले तो डॉक्टर साहब ने भी सुशीला को वहां जाने से विरोध किया, लेकिन फिर उसकी जिद देखकर उन्होंने कहा उन्हें एक बार वहां ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हमें वहां कोई खतरा नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब को भी हमारे साथ आने के लिए अनुरोध किया और उस रात मोहन की आंख लगने के बाद हम तीनों भी घर से निकल पड़े और कुछ ही देर में हम उस टूटी दीवार के पास पहुंच गए। उस वक्त मैंने फिर उस आवाज को सुना। तब मैंने सोचा कि रोज मैं उन्हीं शब्दों को सुन रहा हूं जिनमें रोने की, हिचकने की आवाज है। ये किसी कैसेट को बार बार चलाने जैसा है। उनमें जरा सा भी बदलाव नहीं, पता नहीं क्यों। पर इस बात को सोचकर मुझे उस बच्चे के लिए बहुत ही असहनीय महसूस होने लगा। लेकिन वास्तव में ये स्वाभाविक था। जैसा कि मैंने सोचा था कि ये सब कुछ अगर यहां घटी पिछली घटनाओं का क्रम है, मतलब आसपास की सृष्टि पर पड़ी कोई छाप है, तो जाहिर है कि इन सब की बार बार पुनरावृत्ति होगी। पर इस सब को रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं था। इन सब बातों के बारे में सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगा था।
पर मेरी नजर सामने पड़ गई। देखा कि आज कुछ अलग हो रहा है। सुशीला मेरे साथ उस चौखट के ठीक सामने बस कुछ 2-4 कदम दूर खड़ी थी। सुशीला ने जब पहली बार उस आवाज को सुना तो पहले तो वो चौंक गई और अचंभित होकर उस पुकार को सुनने लगी। उसके अंदर की मां को वो दर्द भरी पुकार असहनीय लगने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एकदम से नीचे बैठ गई और उस चौखट की ओर अपनी बाहें फैलाकर उसने रोती कांपती आवाज में कहा, मेरे राजा बेटा, आओ आओ, मेरे पास आओ। कौन तुम्हें बाहर रख सकता है बेटा? आ बेटा, आ मेरे पास आ। देख देख, तेरे लिए मैंने दरवाजा खोल दिया है। आ मेरे लाल। बाहर से आ रही रोने की, हचकने की आवाज एकदम से शांत हो गई। मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैं स्तब्ध होकर उस नजारे को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या इस सृष्टि से परे उस दूसरी सृष्टि तक सुशीला की ममता की पुकार पहुंची होगी। सुशीला ने फिर से उसे आवाज दी, मेरे बेटे, मेरे लाडले, आ मेरे पास आ। और फिर हमने महसूस किया कि दरवाजे से तेज रोशनी के साथ कुछ हो रहा है। वो देख मैं सुशीला को संभालने के लिए 2 कदम आगे बढ़ गया, लेकिन वो तेज रोशनी एक पल में सुशीला के सीने में समा गई। सुशीला ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास कसकर पकड़ लिया। हर तरफ अब फिर से सन्नाटा फैल गया। काफी देर तक वो मुस्कुराते हुए किसी को गले लगाए वहीं पर बैठी हुई थी। उस सन्नाटे को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता था। मैं न जाने कब से सुशीला को देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी। चेहरे पर एक तरह की प्रसन्नता थी, आराम था। कुछ देर बाद वो उठकर चुपचाप घर की तरफ चलने लगी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस मुस्कुराकर इतना ही कहा कि अब सब कुछ ठीक है। हम रात घर वापस आ गए। उस रात से मोहन के हालात में अपने आप ही सुधार आने लगा। हमारे घर आने तक उसका बुखार तक उतर चुका था। इस घटना के 1-2 दिन बाद हम सब फिर मिले। तब डॉक्टर साहब ने हमें बताया, मैंने इस बारे में बहुत पूछताछ की कि वहां उस मकान में कौन रहता था, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। पता नहीं वहां क्या हुआ था। तब सुशीला वहीं पर खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हमसे कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैंने वहां जो भी अनुभव किया था, उसके बाद मेरे लिए जानने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम पुरुष इस बात को समझ नहीं सकते। कुछ बातों को, सवालों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। भगवान जाने, न जाने कितने सालों से वो मासूम अपनी मां के लिए तड़प रहा था। अब कहीं जाकर वो अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो गया है, और यही मेरे लिए बहुत है। सुशीला की बात सच थी। उस दिन के बाद उस घर के पास किसी को भी कुछ नहीं सुनाई दिया। कोई आवाज नहीं, कोई पुकार नहीं। मैंने सुशीला से कई बार इस बारे में पूछ कर देखा कि उसने उस रात वहां क्या अनुभव किया था, उसने क्या देखा था, या फिर क्या महसूस किया था। लेकिन मेरे कई बार पूछने के बाद भी उसने कभी भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब भी उसे यह सवाल करता था, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाती थी। शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं
कि जिनका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, उन्हें महसूस करना पड़ता है।